ना देखनी होती है। उसके बाद बहुत बेसिक चीज़ है कि पेशेंट को रैशेज है और जनरलाइज रैशेज हो सकते हैं, कोई एक्सोक्यूटेनियस फीवर की वजह से रैशेज हो सकते हैं, मीजल्स चिकन रूबेला हो सकता है पेशेंट को, फिर कोई लोकलाइज है जो एक्जिमा स्केबीज और एलर्जी सजेस्ट कर रहा है या कोई ड्रग की वजह से उसको हो रहता है, फिर परप्यूटिक हो सकते हैं रैशेज जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर की वजह से होता है, जैसे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, थैलेसीमिया वगैरह जो जिन बच्चों को होता है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है साइनोसिस। बच्चा नीला तो नहीं पड़ा, अगर तो साइनोसिस है तो कंजेनिटल इशू, कोई कंजेनिटल हार्ट डिजीज उसको हो सकती है। फिर जॉइंटिस है बड़े बच्चों में, अगर एज ज़्यादा है, ओल्डर चिल्ड्रन में अगर जॉइंटिस आ रहा है तो वायरल हेपेटाइटिस हो सकता है। अगर पहले दिन ही जॉइंटिस डेवलप हो रहा है तो ये कोई ना कोई हिमेलेटिक डिजीज़ को बता रहा होता है। और सेकेंड और थर्ड डे वो फिजियोलॉजिकल है। पहले दिन है तो वो कोई हिमेटोलॉजिकल डिजीज़ है, और अगर दूसरे या तीसरे दिन है तो वो कोई फिजियोलॉजिकल डिजीज़ है। अगर जॉइंटिस 2 दिन से ज़्यादा रह रहा है, सेकेंड वीक से 2 हफ्तों से ज़्यादा रह रहा है, कंसिस्टेंट है, बहुत ज़्यादा है, प्रोलॉन्ग है, फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस प्रोलॉन्ग हो चुका है, तो ये न्यूनेटल हेपेटाइटिस और बिलरी ऑब्स्ट्रक्शन को भी इंडिकेट कर सकता है। न्यूनेटल हेपेटाइटिस या बिलरी ऑब्स्ट्रक्शन को इंडिकेट कर सकता है। उसके बाद हीयरिंग के इश्यूज हो सकते हैं, कंजेनिटल भी हो सकते हैं, एक्वायर्ड हो सकते हैं, ड्यू टू रिकरेंट परसिस्टेंट मिडल ईयर डिजीज़ की वजह से हो सकते हैं, मतलब पेशेंट हीयरिंग इशू के साथ अगर आ रहा है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लिथार्जी और अनकॉन्शियसनेस के साथ अगर बच्चा आ रहा है। लिथार्जी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, कोई भी किसी भी सिवियरिटी को इंडिकेट कर रहा होता है। और इसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट अनकॉन्शियस रहेगा, न्यूरोलॉजिकल और मेटाबॉलिकल इशूज आएंगे, जैसे मेनिंजाइटिस, एंसेफ्लाइटिस, सेरेब्रल मलेरिया हो सकता है उसको, डिहाइड्रेशन हो सकती है, रीनल फेलियर हो सकता है, हिपैटिक एंसेफ्लोपैथी हो सकती है उसको, फिर उसके बाद हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कन्वर्जन या फिट्स अगर बच्चे को पढ़े हैं तो एग्जामिनर जो उसको ऑब्जर्व करे नहीं कर सकता, ये ऑब्जर्वर ही उसको बताएगा जिसने उसको पहली दफ़ा देखा था, और फिर वो हमारे डायग्नोसिस को कंफर्म कराएगा, डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताएगा, हमें बताएगा कि रेस्टलेसनेस है बच्चे में, जर्कीनेस है, हिस्टेरिकल न्यूमोनेक्रोसिस है, टिक्स पड़ रहे हैं या तो या इनवॉलेंट्री कोई मूवमेंट कर रहा है, सांस रोक लेता है, फिर ब्राइल कन्वर्जन है मतलब अकेले आ रहे हैं, वो हाई ग्रेड फीवर की वजह से हो सकते हैं। और ये सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं बच्चों के अंदर जिनकी एज है तकरीबन 6 महीने से 5 साल की उम्र तक की। उसके बाद प्रीवियस हिस्ट्री तो नहीं है, क्या फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, कोई मेनिंजाइटिस वगैरह तो नहीं है, मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई पायरोजेनिक टीबी तो नहीं है उसको, मलेरिया तो नहीं है, 2 और मोर अगर इसमें से सस्पेक्ट किया जा रहे हो ना तो पेशेंट को अक्यूट ऑनसेट ऑफ फिट्स हो सकता है। अब हम लोगों ने पेशेंट की, हमारे पास ये ख़त्म हो गया, अब हम लोगों ने पेशेंट की बर्थ हिस्ट्री ले लेनी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर पेशेंट की, हर न्यूनेटल बच्चे की हम बर्थ हिस्ट्री लेते हैं। तो ये जो है वो न्यू बॉर्न में लेते हैं, और कंजेनिटल अब्नॉर्मलिटीज़ और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को हम लोग देखने के लिए करते हैं, और उसको हमने 3 पीरियड्स में डिवाइड कर लिया हुआ है। और ये जो है मदर की एंटीनेटल जो है वो जब बच्चा मदर के पेट में होता है तो उससे रिलेटेड करती है, तो मदर की हेल्थ कैसी थी, क्या मदर को डायबिटीज़ था, हाइपरटेंशन था, क्या मदर के पैर सूजते थे, क्या मदर को फिट्स नहीं कभी पड़े, इन्फेक्शन तो नहीं अभी हुई, टीबी रूबेला तो नहीं है, ड्रग इनटेक कौन सी करी थी, किस टाइम ले रही थी गेस्टेशन के दौरान, और एक्सरे वगैरह, ये हमें एंटीनेटल हिस्ट्री है मदर की। फिर नेटल हिस्ट्री, कितनी ज़्यादा जेस्टेशन थी उसकी, प्लेस ऑफ डिलीवरी कहाँ थी, कहाँ पैदा हुआ, कितना रोया, कौन दाई थी, कौन डॉक्टर था, फिर जी कितनी देर में लेबर उसका रहा, कौन सी डिलीवरी थी, स्पॉन्टेनियस सी सेक्शन थी, सी सेक्शन था, कॉम्प्लिकेशंस क्या राइज हुई ड्यूरिंग द डिलीवरी, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड न्यू बॉर्न जब पैदा हो गया। तो हमने इसमें लेना है कि फर्स्ट क्राई कैसा था, इमीडिएट था, डिलेड था। फिर उसके बाद हमने लेना है कि ऑनसेट ऑफ रेस्पिरेटरी डिलीवरी के 5 मिनट डिले था, तो ये एनाफाइलेक्सिस को, अगर तो बच्चा 5 मिनट तक सांस नहीं लिया तो ये क्या है, बर्थ एस्फाइलेक्सिया है, और इसके अंदर पेशेंट को रिससिटेशन दी जाती है, उसको ज़ोर ज़ोर से मारा जाता है, उसकी कपिंग की जाती है, उसकी चेस्ट फिजियो की जाती है, मतलब उसको अच्छी तरह कोशिश की जाती है कि पेशेंट को सांस दिलाई जाए। फिर बर्थ वेट क्या था, कोई इंजरी तो नहीं हुई, जैसे कि अक्सर पता है कि क्लेविकल फ्रैक्चर हो जाती है। फिर डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग में तो कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं थी, कोई जॉइंटिस, साइनोसिस, फिट्स, फीवर वगैरह तो नहीं था उसको न्यूनेटल पीरियड में। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है फीडिंग हिस्ट्री। फीडिंग हिस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सिग्निफिकेंट है, हमने देखना होता है कि लेस दैन 2 ईयर्स ऑफ एज के अंदर, मतलब यहाँ लिख लेते हैं कि 2 ईयर्स से कम वाले बच्चे में हमने ये फीडिंग हिस्ट्री लेनी होती है, क्योंकि इसके बाद नहीं करवाता। और उनकी लेनी है, कोई अनीमिया तो नहीं है, कोई मैल न्यूट्रिशन तो नहीं है, कोई अदर न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स तो नहीं है। हमने बर्थ और फर्स्ट फीड की हिस्ट्री लेनी है, पहली दफ़ा माँ का दूध कब पिया था और पैदाइश से लेके
फर्स्ट फीड कब थी, फिर टाइप ऑफ फीडिंग कैसी थी, ब्रेस्ट फीडिंग थी या फॉर्मूला थी, किस तरह का मिल्क था, फ्रीक्वेंसी कितनी थी, ड्यूरेशन कितनी थी, डायलूशन कितना आप करते थे, बॉटल्स को किस तरह फिल करते थे, फिर आपने प्रोग्रेशन फीडिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ, तो आपने उसको पहले महीने में किस तरह फीड कराया बच्चे को, आपने उसको सॉलिड्स कब इंट्रोड्यूस कराना शुरू किए, कितने ज़्यादा कब कैसे फीड कराना शुरू किए, आप करंट फीडिंग पार्टिकल्स कैसे थे उसके, मतलब आप कैसे दे रही थी बिफोर प्रेजेंट इलनेस से, और कोई चेंज तो नहीं किया आपने फूड इंटेक में ड्यूरिंग द इलनेस, जब बच्चा बीमार हुआ है या आपने जब सिम्टम्स नोट करना शुरू किया तो उसमें बच्चा बीमार तो नहीं हुआ। फिर उसके बाद इम्यूनाइजेशन की हिस्ट्री है, आपने चेक करना है कि उसके वैक्सीनेशन कार्ड है, वो विजिट कर रहा है वैक्सीनेशन को, किस टाइप की वैक्सीन ले रहा है, कब ले रहा है, किससे ले रहा है, कंप्लीट है इनकम्प्लीट है, बूस्टर्स ले रहा है या नहीं ले रहा, ठीक है। फिर डेवलपमेंटल हिस्ट्री देखनी है, कैसा बच्चा, मदर से आपने पूछना है कि चाइल्ड पहले कैसा था जब वो पैदा हुआ, तो आपने उसकी डेवलपमेंटल, मतलब ये हम लोग इसके अंदर हम इसलिए असेस कर रहे हैं कि पेशेंट किस तरह का स्माइल करता था, नेक को होल्ड करता था, रोल ओवर कर पाता था या नहीं कर पाता था, रिस्पॉन्ड करता था वॉइस को, क्रॉल करता था या नहीं करता था, उठ के बैठता था सपोर्ट के साथ या नहीं बैठता था, कब चलना शुरू हुआ सपोर्ट के साथ कि नहीं, टॉक कैसे की, सिंगल वर्ड सेंटेंसेस, भागना, फीडिंग किस तरह शुरू की उसने, टॉयलेट नीड आपको कैसे बताई, ड्राई डे और नाइट के बारे में पूछना है कि दिन को वेटिंग, मतलब उसका वेटिंग शेड्यूल देखना है। फिर उसके बाद पास्ट हिस्ट्री देखनी है कि डिटेल्स ऑफ बर्थ, फीडिंग, डेवलपमेंटल, वैक्सीनेशन आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री। इन एडिशन एक्वायर करनी है आपने मतलब उससे सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है, इनलेस के पास्ट के बारे में, डायरिया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, फीवर, मतलब उसको पहले कौन कौन सा इशू हो चुका है। फिर फैमिली हिस्ट्री पूछनी है, मदर की एज पूछनी है, फादर की एज पूछनी है, ठीक है। उसके बाद आपने पेरेंट्स की हेल्थ के बारे में पूछना है, उनकी प्रेजेंट हेल्थ के बारे में पूछना है, उनकी पास्ट हेल्थ के बारे में पूछना है, सिबलिंग्स के बारे में पूछना है, उनकी इलनेसेस के पूछना है, कोई डेथ तो नहीं हुई, कोई स्टिल बर्थ मिसकैरेजेस वगैरह के बारे में पूछना है। फिर ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्थ के बारे में पूछना है, अगर वो जिंदा है खासतौर पर तब पूछना है, इनहेरिटेड कोई डिसऑर्डर तो नहीं है अंकल्स में, फैमिलीज़ में, आर्ट्स में, उनके बच्चों में। फिर कोई कंसैंग्विनिटी तो नहीं है, मतलब कोई ब्लड से रिलेशन, कोई मतलब वही कज़न मैरिज वाली बात हो, कोई कज़न मैरिज तो नहीं है, पेरेंट्स का रिलेशन तो नहीं है, सेकंड मैरिज है तब भी पूछना है। उसके बाद सोशल हिस्ट्री लेनी है आपने पेशेंट की एजुकेशन, ऑक्यूपेशन पूछनी है, उसकी फैमिली की इनकम पूछनी है, पर्सन किधर रहता है, कैसे रहता है, उनके हालात पूछने हैं, ठीक है। पर्सनल हिस्ट्री आपने लेनी है कि बच्चे की पर्टिकुलर हैबिट्स क्या हैं, उनकी क्लास क्या है, स्कूल में जाता है, इंटरेस्ट है उसको स्टडीज़ में या नहीं, बिहेवियर कैसा है उसका, रिलेशनशिप कैसा है बाकी बच्चों के साथ। फिर साइज ऑफ हाउस, नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट्स कितने हैं, क्लीननेस है, हाइजेनिक कंडीशन है, और ड्रिंकिंग वाटर कहाँ से ले रहे हैं, ठीक है।